अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू किया हुआ था। ठीक है, उसको हम एक लेक्चर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के वाले से डिस्कस कर चुके हैं। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ना वो कंप्लीट जो है वो इसके लेक्चर जो है ना वो मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, यानी कि ये चीज़ें जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर तो ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगी, ठीक है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। फॉर एग्जांपल हम एक प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको ए पार्टी कहते हैं, इसको बी पार्टी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने ऑफर और एक्सेप्टेंस के वाले से डिटेल लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, जो पर्सन ऑफर करता है, ठीक है, या जो पर्सन जो है ना वो प्रपोजल सेंड करता है, उसको हम प्रोमिजर कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोमिजर भी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये पर्सन है, ठीक है, इसने जो है ना ऑफर सेंड किया है। ठीक है, तो इसको हम ऑफरर भी कहेंगे, इसको हम प्रोमिजर भी कहेंगे। ठीक है, और ये पर्सन है जिसने प्रपोजल सेंड किया। ये जो बी है, ठीक है, इसने प्रज्यूम कर लेते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो प्रोमिजी कहेंगे। ठीक है, और ऑफरी कहेंगे। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्टर भी कहेंगे जिसने प्रपोजल जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये दो पार्टीज़ हैं जिनका मैंने आपको नाम भी बता दिया है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो है ना वो इनको क्या कहेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इन दो पार्टीज़ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, इसके रेलिवेंट जो प्रोविजन है वो सेक्शन 2H है। ठीक है, सेक्शन 10 है जहाँ पे असेंशियल लिखे हैं कि व्हेन जो है ना वो एग्रीमेंट जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के सेक्शन 10 में जो है ना बेसिकली चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद अगर हम क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो सेक्शन 11, 14, 17, 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 17 जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के वाले से लिखता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो है ना वो कुरान में भी पढ़ा है, कुरान मजीद में भी पढ़ा है कि ए ईमान वाला, जब तुम कोई माहदा करो, ठीक है, तो उसको लिख लो। ठीक है, और दो गवाह जो है ना वो उसके लिए दो गवाह जो है ना वो मतलब जो मफहूम है बेसिकली वो यही है कि जो दो गवाह है ना, ठीक है, उनके सामने ये सारी चीज़ें जो है ना करो। वैसे भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन के वाले से भी कहा गया इस्लाम में कि अगर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन करो तो उसको लिख लो और कम से कम दो गवाह जो है ना वो रखो उसके लिए। ठीक है, मतलब दो गवाहों के सामने ये सारी चीज़ें जो है ना वो करो। तो रजिस्ट्रेशन जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है। ये सारी हम चीज़ें असेंशियल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी सब इतना पढ़ समझ लेंगे इसमें जो है ना वो रेलिवेंट प्रोविजंस कौन कौन सी आएंगी और क्रॉस रेफरेंस में क्या आएगा। अगर हम टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रिटेशन करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहती है कि इट्स लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। और अगर हम इसको केस लॉ के रेफरेंस से देखेंगे तो 2001 YLR पेज नंबर 2791 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ऑफर मेड बाय प्रोमिजर, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया कि जो प्रपोजल सेंड करता है उसको हम जो है ना वो प्रोमिजर कहते हैं। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिजी, इज़ अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड टर्म्स। ठीक है, उसमें अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड टर्म होनी चाहिए। एनी स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम द ऑफर रिजल्ट इज़ द रिजेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी स्लाइट वेरिएशन होती है, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि भाई उसने रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो यही है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, और देन द सेकंड थिंग इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सबिलिटी क्या होता है, ये हम जो है ना वो नेक्स्ट एसेंशियल में डिस्कस करेंगे डिटेल से। बस अभी तक आपने इतना ही समझना है। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्वमेंट को डेफिनेशन पढ़ें तो सॉल्वमेंट भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएट एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो इसको जो है ना हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे अकॉर्डिंग टू सॉल्वमेंट। ठीक है, अब देखें, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्रज्यूम कर लेते हैं कि ये दो पार्टीज़ हैं और उन्हें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्रीमेंट कब होगा, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, दो पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि एक पार्टी फॉर एग्जांपल ये पार्टी जो है वो ऑफर करती है और ये पार्टी जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों ने आपस में प्रॉमिस कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में प्रॉमिस हो गया। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज नोन एज अ एग्रीमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, 20 लाख में।
अब जो इसमें 20 लाख तय हुआ है, यानी कि ये इसको गाड़ी दे रहा है, ठीक है, ये बदले में इसको 20 लाख दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 लाख है उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन जो है वो अमाउंट में भी हो सकती है, ठीक है। कंसिडरेशन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कंसिडरेशन को पढ़ें तो उसमें जो है ना वो डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन कहता है कि जी मैं आपको अपना घर दे देता हूँ, आप मुझे बदले में अपनी जो है ना वो गाड़ी, जो फला फला गाड़ी है वो दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंसिडरेशन क्या है, इस पर्सन ने अपना घर दिया तो अपनी गाड़ी दी, ठीक है। तो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो प्रॉमिस के वाले से हमने पढ़ा कि प्रॉमिस ये है कि एक पर्सन ने ऑफर किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उसको हम प्रॉमिस कहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर अगर कोई कंसिडरेशन है तो दैट्स इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है, फाउंड मेकर बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी द मोड इज रिक्वायर्ड एंड प्रॉपरली communicated, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन विच क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू डू और नॉट टू डू अ पार्टिकल थिंग्स, ठीक है। तो उसको जो है ना हम बेसिकली एग्रीमेंट जो है ना वो बेसिकली टू और मोर पर्सन के दरमियान होता है, जिसमें जो ना ऑब्लिगेशन सेट की जाती है कि हमने कुछ करना है या नहीं करना। देखिए इसमें एक जो है ना वो डॉक्ट्राइन यूज़ होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अक्सर डॉक्ट्राइन के वाले से एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए ये डॉक्ट्राइन बेसिकली क्या है, ये डॉक्ट्राइन कहती है कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने ऑफ़र किया है बी को, ठीक है, और ऑफ़र जो है वो सी जो है ना वो सुन लेता है और सी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और सी जो है ना वो ए को कहता है कि हाँ मैं इस ऑफ़र को मानने के लिए तैयार हूँ। तो सी कहता है कि ये तो मैंने आपको ऑफ़र किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ किया ही बी को है, ठीक है। तो सी कहता है नहीं आपने मुझे भी किया है। तो सी जो है ना इसको सू कर देता है कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहेगी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ये कहती है कि जो पर्सन जिसको ऑफ़र करेगा, ठीक है, सिर्फ वो उसी पे बाइंड है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन पे जो है ना वो ऑफ़र जो है ना वो नहीं जाके जो है ना टिकेगी। मतलब अगर आप किसी पर्सन ने पब्लिकली कोई ऑफ़र की है, हम फॉर एग्जांपल मैं पब्लिकली कहता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी है मैं सेल करना चाहता हूँ, जो आके खरीदना चाहता है मेरे से आके कॉन्टैक्ट करे और ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी पब्लिक को कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को बोला है तो वो जो ऑफ़र है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ना ही जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा और ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि सिर्फ ये जो एग्रीमेंट्स हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ए और बी पे बाइंडिंग होंगी, किसी थर्ड पर्सन पे बाइंडिंग नहीं होंगी, यानी कि किसी तीसरे पर्सन पे ये चीज़ें बाइंडिंग नहीं होंगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एग्रीमेंट को पढ़ा, उसके बाद क्या होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड, कि मीटिंग ऑफ माइंड भी जो है ना वो दोनों पार्टीज का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सिनेरियो रखा था कि ए जो है बी को गाड़ी देना चाहता है, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड ये है कि गाड़ी की ही जो है ना यहाँ पे डीलिंग हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि जो है ना वो ए जो है वो गाड़ी की बात कर रहा है और बी जो है ना वो कुछ और समझ के बैठा है, तो डैट इज़ नॉट अ मीटिंग ऑफ माइंड, ये वेरिएशन है। तो वेरिएशन इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने इसमें केस लॉ में बेसिकली डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो फिर उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। उसके बाद लीगल रिलेशन भी कायम होता है। देखिए लीगल रिलेशन इज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, वो लीगल रिलेशन है, ठीक है। इसको मैं एक केस लॉ से समझाता हूँ कि बेलफोर वर्सेस बेलफोर केस में क्या हुआ था कि एक वाइफ ने जो है ना वो अपने हस्बैंड को सू कर दिया था कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ के साथ कि वो उसको 30 जो है ना वो 30 यूरो जो है ना वो हर मंथ जो है ना वो सेंड किया करेगा, ठीक है। लेकिन जब उनकी सेपरेशन हो गई, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, तो हस्बैंड ने जो है ना वो 30 यूरो जो है ना वो भेजना बंद कर दिए, ठीक है। तो कोर्ट इस वाइफ ने सू कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो है वो एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, ठीक है, पर्सनल जो है ना वो एग्रीमेंट है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक लीगल रिलेशन कायम होगा, ठीक है। आप दोस्त के साथ या फैमिली के साथ अक्सर कोई ना कोई एग्रीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को कहता हूँ कि तुम जो है ना वो मेरी गाड़ी साफ़ कर देना, तो मैं तुम्हारा रूम साफ़ कर दूँगा। अब उसने मेरी गाड़ी साफ़ कर दी, मैंने उसका रूम साफ़ नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीगल रिलेशन कायम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रेंडली या फैमिली जो है ना वो एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, और उसने कर दिया काम, मैंने नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो मुझे सू नहीं कर सकता। अगर सू करेगा भी तो कोर्ट कहेगी कि भाई आप टाइम से गाड़ी हो तो आप घर जाओ, ठीक है। ऐसी अगर आप किसी फ्रेंडली किसी दोस्त के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो लीगल रिलेशन कायम नहीं करता, ठीक है। तो लीगल रिलेशन मीन्स कि अगर कोई आपने प्रॉपरली किसी को ऑफर किया है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद आपने उसको इन्फोर्सबिलिटी करवाई है। इन्फोर्सबिलिटी आप एंड पे डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्सबिलिटी क्या होता है। उसके बाद लीगल लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन कि आप समथिंग इन रिटर्न में कुछ दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पे बोला था कि एक पर्सन जो है ना वो
ये पर्सन जो है ना इसको 20 लाख दे रहा है और ये पर्सन बदले में इसको गाड़ी दे रहा है, ठीक है। तो 20 लाख जो है वो कंसिडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना वो लॉफुल होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है, फॉर एग्जांपल मैं इसी सिनेरियो में दे देते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन इसको कहता है कि मैं तुम्हें जो है ना वो इतनी अल्कोहल जो है ना वो सेल करूंगा, तो तुम बदले में मुझे अपनी गाड़ी दे दो। तो यहाँ पे अल्कोहल अब पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वाइड होगा, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना वो इन्फोर्सेबल भी नहीं होगा। या हम यहाँ पे कुछ शर्त वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, इमोरल या इलीगल जो है ना वो कोई कंडीशन रख देते, कोई कंसिडरेशन रख देते, तो वो भी बेसिकली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वाइड होगा। उसके बाद अगर कोई फ्रॉड वगैरह कमिट करते हैं तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड होगा, ठीक है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि एक पार्टी ने फ्रॉड किया। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ फ्रॉड करता हूँ, बी के साथ, ठीक है, और बी जो है ना वो परफॉर्म नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट कल को, ठीक है। तो अब मैं उसको सू नहीं कर सकता। अगर मैं सू करूँगा अभी तो कोर्ट मुझे ये कहेगी, एक प्रिंसिपल इक्विटी का, कि ही हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड। कोर्ट कहेगी कि आप क्लीन हैंड के साथ नहीं है, फ्रॉड किया, तो आप इधर आ ही नहीं सकते, ऊपर उल्टा मुझे फाइन हो जाएगा। उसके बाद ये है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, कि पार्टीज़ की जो ना कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। तो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं? सबसे पहले तो है लीगल एज, यानी कि अगर एक पर्सन है जिसकी एज 18 से ऊपर है, सिर्फ वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साउंड माइंड जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और नॉट डिस्क्वालीफाइबल, ये पर्सन है जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन से पर्सन है जो कि कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। देखिए, माइनर जो है ना वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट में एक टर्म यूज़ होती है कि वाइड एबनिशियो, मतलब इनिशियल स्टेज पे ही कॉन्टैक्ट वाइड है, ठीक है। अगर एक 18 साल के बच्चे के साथ मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ, ठीक है, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और कल को वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करता तो मैं उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकता, ठीक है। इसके ऊपर केस भी है एक्चुअली, जो है ना सेक्शन 64 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि आपने अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते तो आपने जो भी बेनिफिट लिया आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना वो सेक्शन माइनर पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो शुरू से ही वाइड था, एबनिशियो था, ठीक है। वाइड एबनिशियो का वर्ड यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही एबनिशियो था, तो इस वजह से अगर कोई किसी 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि जी आप मेरे से 10 लाख रुपए ले लें तो आप ये एक्ट परफॉर्म कर दें, ठीक है, वो 10 लाख लेके भाग जाता है। अब मैं उसको सू नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो शुरू से ही कॉन्टैक्ट जो है ना वो एबनिशियो था। हाँ, मैं रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता हूँ, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उसको सू नहीं कर सकता। ये इसके बाद मेंटली इल पर्सन को भी जो है ना वो आप उसके साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, और ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के साथ, यानी कि जिसको लॉ ने जो है ना डिस्क्वालीफाइड किया है उसके साथ भी जो है ना वो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्क्वालीफाई यानी कि जो पर्सन बैंकरप्ट है, ठीक है, उसके साथ भी जो है ना वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो फ्री विल के साथ होनी चाहिए, फ्री कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है। कॉशन यानी कि आपका किसी पे दबाव वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब मैं किसी की जो है ना वो सर पे बंदूक रख के उसको कहता हूँ कि हाँ भाई ऑफ़र करो मुझे, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉशन में आ जाता है। इस तरह जो है ना वो एग्रीमेंट को वाइड जो है ना वो डिक्लेयर किया गया, वो इन्फोर्सबल नहीं है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपके बड़ी भाई आपको कहते हैं कि अपनी गाड़ी जो है ना मुझे लाख की सेल कर दो, ठीक है। तो अब आप उनको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बॉस जो है वो अपने एजेंट को कहता है कि मुझे जो है ना वो अपनी गाड़ी जो है ना वो 25% या 30% या 70% में सेल कर दो, ठीक है, तो वो भी उसके ऊपर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है अपने बॉस का, ठीक है। तो ये भी कॉन्टैक्ट जो है ना वो वाइड होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड बेसिकली होता है कि आपने जो है ना वो फैक्ट छुपाए हैं, ठीक है, इंटेंशनली। अब मेरी गाड़ी को जो है ना बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, मेरी गाड़ी के साथ, इसी वजह से मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि उसके मसले हैं, पेट्रोल का इशू है, उसके बाद जल्दी जल्दी बंद हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं जिसको सेल कर रहा हूँ मैं उसको नहीं बता रहा, तो ये मैं उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सब पता है। जब आप इंटेंशनली किसी के साथ कोई फैक्ट छुपाते हो तो डैट इज़ अ फ्रॉड। उसके बाद होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन कि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो विदाउट इंटेंशन। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो है वो मेरा छोटा भाई यूज़ करता है, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है, तो मैं सेल करने के लिए जाता हूँ, मुझसे जो भी पूछता हूँ उसको कहता हूँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन नहीं है, बेशक मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन है तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब
इसी की एग्जांपल है कि गाड़ी में पेट्रोल का इशू करती है गाड़ी, लेकिन ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा भाई यूज़ करता है, जो जिसको मैं सेल करता हूँ उसको मैं कहता हूँ कि ये सही है, ठीक है। तो अब मैं उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे मुताबिक तो वो गाड़ी ठीक है। कल को 10 दिनों बाद वो मेरे पास वापस आ कहता है कि भाई गाड़ी तो इस ये इशू करती है, आपने तो मेरे साथ गलत बयानी की है, ठीक है। तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। इलीगल, फ्रॉडुलेंट और इमोरल जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स मीन कि जिसको लॉ ने जो है ना वो वैलिड डिक्लेयर किया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी के साथ चर्च का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो चर्च पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। अल्कोहल का करता हूँ, बैन है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी इलीगल कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ तो वो बैन है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स मीन के लॉफुल, अब गाड़ी सेल करना इज़ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, बाइक गाड़ी ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड, अब जो है ना वो बेसिकली लॉ ने जो है ना उसको वाइड डिक्लेयर नहीं किया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनसर्टेन टर्म्स है, कोई ऐसी टर्म्स लगा देना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तब भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होगा। उसके बाद अगर मैं किसी को के साथ के कॉन्टैक्ट करता हूँ कि जी आप पूरी लाइफ जो है ना वो शादी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये भी ये कॉन्टैक्ट वाइड हो जाएगा। मैं उसको कहता हूँ कि आपको बिजनेस नहीं करेंगे, आप सिर्फ कमरे में बंद रहेंगे, ठीक है, इधर ही आप अपने आप को कैद रखेंगे, तो ये भी वाइड है, ठीक है। या मैं किसी को कहता हूँ कि किसी को मारना है, असॉल्ट करना है, ठीक है, तो ये भी कॉन्टैक्ट जो है ना वो वाइड है। उसके बाद सर्टेन ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी को ऑफर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक को कह देता हूँ कि जी आपको मेरी जो है ना वो ज़मीन जो है ना वो मैंने सेल करनी है, तो क्या आप लेंगे, ठीक है। अब मैंने उसको बताया नहीं है कि मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी वाली ज़मीन है, ठीक है, या जो है ना वो हाउसिंग स्कीम वाली ज़मीन है, या कौन सी ज़मीन है, ठीक है। तो ये सर्टेन कंडीशन है, ठीक है, क्लियर नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली वाइड होगा, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आप किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्टैक्ट कर लेते हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी को कह देते हो जी मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस के लिए, तो ऐसे कॉन्टैक्ट भी जो है ना वो वाइड होंगे, ठीक है। फिजिकली और जो है ना वो लीगली इम्पॉसिबल है, तो ऐसे भी जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है वो वाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़, देखिए जब आप सारे एसेंशियल पूरे कर लेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे हमने सारा पढ़ा, ठीक है, ये एसेंशियल पूरे हो गए, उसके बाद क्या करना है आपने कि उसको रिटर्न में लिखना है, ठीक है। मतलब इस्लाम भी ये कहता है कि जो भी जो है ना वो आप फ्यूचर ऑब्लिगेशन करो तो उसको लिख लो, उसके बाद उसको साइन करो और अटेस्ट बाय विटनेसेस, ठीक है। वैसे तो जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो 2 गवाहान का होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद उसको रजिस्टर करना, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट का मैंने क्रॉस रेफरेंस में इसी वजह से रेफरेंस दिया था कि उसको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें 4 पूरी होंगी, तब भी जो है ना वो एक जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनेगा और उसके बाद जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही आप अपना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो वो फिर उसको इन्फोर्सबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप उसको कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आज में हमने डिटेल से एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। देखिए एक टर्म यूज़ होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट से बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वाइड एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 10 के पहले से मैंने बताया था कि सेक्शन 10 में बेसिकली ये बताया कि एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कब जो है ना एक एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक एग्रीमेंट कब जो है ना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो ये फ्री कंसर्न हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और इट्स नॉट डिक्लेयर टू बी अ वाइड, ठीक है, लॉ ने उसको जो है ना वाइड डिक्लेयर ना किया हो, तो तब जो है ना वो एक जो है ना वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनता है और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चलो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा।